बच्चों, मैं आज आप लोगों को समास पढ़ाऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे रिलेटिव बोर्ड में बहुत सारे एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप लोग भी अच्छे से समास को पढ़िए और अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगी, आप लोग को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है समास की परिभाषा। समास का अर्थ होता है बच्चों संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। इसकी परिभाषा है अनेक शब्द मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। मतलब जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक ही पद में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास। आगे है बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और जो छठा है बच्चों सबसे लास्ट का वो है द्वंद्व समास। तो आप लोग जान गए कि समास के 6 भेद होते हैं। अब चलते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, इसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो जाए वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो बच्चों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है और समस्त पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ली हुई हूँ। पहला है देखिए आजन्म, इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। बेकार, बिना काम के, भर पेट, पेट भर के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, निडर, डर रहित, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो बच्चों इसमें आप लोग ये जान के रखिए कि ये जो अव्ययी भाव समास है इसका परिभाषा होता है कि इसका पहला पद प्रधान है, ठीक है, लेकिन जब भी इसका विग्रह होगा दूसरे पद से होगा। जब भी इसका विग्रह होगा कैसे होगा? दूसरे पद से। तो इसकी परिभाषा है पहला पद प्रधान हो लेकिन विग्रह दूसरे पद से होगा। यहाँ पर जितना भी मैं एग्जाम्पल ली हुई हूँ सारा जो है दूसरे पद से शुरू है। यहाँ पे आ जन्म, आ हुआ पहला पद और जन्म हुआ दूसरा पद, तो जन्म से लेकर। अब नीचे देखिए यथाशक्ति, यथा हुआ पहला पद, शक्ति हुआ दूसरा पद, तो स्टार्ट हुआ कहाँ से? यथा शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह कैसे हुआ? शक्ति के अनुसार। तो इस तरीके से विग्रह होगा। तो बच्चों अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा कुछ विग्रह दिखेगा तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा वो अव्ययी भाव समास है। और बच्चों इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं क्या, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं नीचे ली हुई हूँ। गली गली, दिनों दिन, गांव गांव। तो ऐसे सब अगर शब्द रहे आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर आप कहीं देखें इस शब्द को तो आप लोग ये जानिएगा कि वो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें जो हाइफन है दिया हुआ, और भी कुछ समास होते हैं उसमें भी हाइफन होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास के जो शब्द है उसके बीच में जो हाइफन होता है वो जो होता है कैसा? गली गली। तो मतलब क्या है? ये दोनों शब्द एक जैसा है। तो उसी तरीके से दिनों दिन, ये भी क्या है? एक जैसा दिखने वाला शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं बच्चों तत्पुरुष समास के तरफ। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान तथा प्रथम पद और द्वितीय पद विशेष होता है वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। तो इसका क्या है कि अंतिम पद प्रधान होता है। तो बच्चों आप लोग ये समझ जाइए कि अगर इसका अंतिम पद प्रधान है तो इसका व्याख्या जो होगा, इसका जो विग्रह होगा वो कैसे होगा? वो शुरू वाले पद से शुरू होगा। तो बच्चों इसका मैं कुछ उदाहरण भी ली हुई हूँ, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे है ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मदमस्त, मत से मस्त, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इसमें परिभाषा क्या था कि इसकी परिभाषा थी कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो। तो अगर परिभाषा रहेगा कि अंतिम पद प्रधान हो तो वो जो इसका विग्रह होगा, विग्रह क्या होगा? स्टार्टिंग के पद से होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, मतलब ग्राम हुआ पहला पद और गत हुआ दूसरा पद, तो ग्राम को गया हुआ। और बच्चों इसमें और एक क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जब भी विग्रह होगा इसका विग्रह में जो है कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक के
चिन्हों का प्रयोग होता है। इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए को, से, के लिए, ये सब सारे जितने हैं सारे क्या हैं, कारक के चिन्ह हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या है, अगर इसका विग्रह होगा तो कारक का चिन्ह इसमें रहेगा। तो बच्चों अगर आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर अगर आप देख रहे हैं कहीं पर कि जो विग्रह से आप पता लगा लीजिएगा कि ये किसका है, ये अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष है, ये आपको पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो है इसके तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब आता है बच्चों कर्मधारय। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? तो कर्मधारय समास की परिभाषा, जिस समासिक पद का समस्त पद विशेष या विशेषण के भाव में रहता है। तो इसमें जो है बच्चों इसका जितना भी पद है सभी कोई विशेष या विशेषण का भाव रखता है, वो ही कर्मधारय समास होता है। अब आता है इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए आप लोग। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन। महाजन, महान है जो जन। तो बच्चों इसमें देखिए नीला, महान, कमल, फिर महान है, तो ये सारे क्या है, ये सारे विशेषण हैं। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेष कर्मधारय समास में जो विग्रह होता है उसमें विशेष या विशेषण का स्थान रहता है। अब आता है बच्चों बहुब्रीहि समास की परिभाषा। बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समासिक पद में आए हुए दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। मतलब है बच्चों कि दो पद जो रहते हैं उन दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद बन जाता है, तो वो ही क्या होता है, बहुब्रीहि समास। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी ली हुई हूँ। पीताम्बर, इसका अर्थ है पीला कपड़ा। तो कौन पहनते हैं पीला कपड़ा? विष्णु जी। तो यहाँ पे जो विष्णु जी है वो ही बहुब्रीहि समास है, उसका विग्रह है। तो पीताम्बर हुआ पहला पद और पीला कपड़ा हुआ दूसरा पद। ये दोनों पद को छोड़कर एक नए पद का निर्माण हुआ जो कि है विष्णु जी, तो ये बहुब्रीहि के अंतर्गत आता है। अब देखिए बच्चों चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन है वो, कृष्ण जी। तो चक्रपाणि हुआ पहला पद, चक्र है हाथ में जिसके दूसरा पद, ये दोनों को छोड़कर एक नए पद का निर्माण हो रहा है जो कि है कृष्ण जी। अब आता है बच्चों लास्ट का, देख लीजिए नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, तो शिव जी का नीलाकंठ होता है। तो इस तरीके से बहुब्रीहि समास का व्याख्या होता है, इसी तरीके से करना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए नीलकंठ, तो नीलाकंठ है जिसका, ये आप लिख के इसको यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, इसको शिव लिखना जरूरी है। बहुब्रीहि समास में शिव को लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा होता है क्या होता है, दो पदों को छोड़कर एक नए पद का निर्माण होता है। तो इसमें दो पद है, दो पद छोड़ा हुआ है और नए पद का निर्माण हो रहा है जो कि है शिव। तो इस तरीके से बच्चों बहुब्रीहि समास का। अब आता है बच्चों द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास, जिस समासिक पद का सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या है कि सभी पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे बच्चों क्या है, बेटा बेटी, तो इसका विग्रह कैसे होगा, बेटा और बेटी। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। खाना पीना, खाना और पीना, तो इस तरीके से इसका विग्रह होगा। तो बच्चों आप लोग एक बात ध्यान दे के रखिए कि क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर भी बीच में हाइफन है और मैं अव्ययी भाव समास में भी बताई थी। तो इसका दोनों में क्या डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, बेटा और बेटी, मतलब ये उल्टा होता है। जैसे बेटा तो उसका क्या है उल्टा, बेटी। राम कृष्ण, खाना पीना। लेकिन अव्ययी भाव समास में क्या था, दिनों दिन, मतलब जो शब्द है वो एक सा शब्द दोनों में था। तो बच्चों इससे आप पता लगा लीजिएगा ये द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जिस समासिक पद का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समार। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए शुरू का जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक है। अष्टा, चौ, ये क्या है, अष्टा का मतलब होता है अष्ट मतलब 8, चौ का मतलब होता है 4। तो ये क्या है, संख्या बोधक हमें करा रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये द्विगु समास का विग्रह है। और द्विगु समास का विग्रह कैसे होगा, तो
अष्टाध्यायी अष्ट अध्यायों का समाहार। तो इस तरीके से बच्चों द्विगु समास की परिभाषा है और आप लोग उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे।